हे गाइस हाय। सो इन द लास्ट क्लासेस हमने फोटोसिंथेसिस को काफ़ी डिटेल में कवर कर लिया है। इस लास्ट लेक्चर में व्हाट वी हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। कब फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, कब फोटोसिंथेसिस कम होगा, ये चीज़ें हमें समझनी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, फटाफट समझते हैं और बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, चलो। सो प्लांट के फोटोसिंथेसिस को कौन रेगुलेट करता है? फोटोसिंथेसिस को रेगुलेट करने वाले दो तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं। इंटरनल फैक्टर्स, ये जिसको आप कहते हो प्लांट फैक्टर्स, जो प्लांट के अंदर वाली चीज़ों पे डिपेंडेंट होंगे। एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिसको आप या प्लांट नहीं कंट्रोल करता, उसको इन्वायरमेंट कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड टेम्परेचर। ये हो गए एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, तो पहले समझते हैं इंटरनल फैक्टर्स, फिर आएंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। ठीक है, अब इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं? एक सेकेंड। इंटरनल फैक्टर्स हमारे क्या हैं? नंबर, साइज, ओरिएंटेशन, एज ऑफ लीव्स। देखो, जितना ज्यादा लीफ होगा उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि लीफ में ही तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है। साइज ऑफ द लीफ, बड़े पत्तों में ज्यादा फोटोसिंथेसिस, छोटे पत्तों में कम फोटोसिंथेसिस। क्यों? जितना सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा वाटर को कैच, सनलाइट को कैच करेगा। ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स एज वेल। अब ओरिएंटेशन क्यों बोला? मान लेते हैं ये हमारा एपिडर्मिस है और ये हमारे मेसोफिल सेल्स हैं। अब देखो, ये एक पॉपुलर कंफ्यूजन होता है लोगों को। लोग सोचते हैं कि अगर मुझे सनलाइट बहुत ज़्यादा मिल रही है तो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा होंगे। पर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर मुझे सनलाइट ज़्यादा मिल रही है तो मुझे नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा क्यों चाहिए? इवोल्यूशन लालची नहीं है। इवोल्यूशन एफिशिएंसी ढूंढता है, इवोल्यूशन एडवांटेज ढूंढना चाहता है। ठीक वैसे ही अगर आपके पास रहने को घर है तो आप एक्स्ट्रा घर क्यों खरीदोगे? एक्स्ट्रा घर को मेंटेन भी तो करना पड़ता है ना बेटा। उसी तरीके से अगर मुझे सनलाइट काफ़ी अच्छी मिल रही है, अगर प्लांट वेल लिट एरिया में है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट नहीं बनाएगा। कोई फ़ायदा ही नहीं है बनाने का। वो उसको इतना सनलाइट मिल रहा है कि कम नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी काम चल जाएगा। सो नंबर इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द सनलाइट, बल्कि नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सनलाइट। अगर ज़्यादा सनलाइट है तो कम क्लोरोप्लास्ट रखूंगा, कम सनलाइट है तो ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट रखूंगा। ठीक है, अब ओरिएंटेशन को समझो। अगर मान लेते हैं कि सनलाइट कम है, इफ द सनलाइट इज लेस, तो जो है मैं अपने क्लोरोप्लास्ट को पैरेलल टू द सरफेस एरिया, परपेंडिकुलर टू द सनलाइट। मान लो सनलाइट इधर से आ रही है, अगर सनलाइट इधर से आ रही है एंड इफ दी सनलाइट इज लो, देन क्लोरोप्लास्ट विल बी परपेंडिकुलर टू द सनलाइट। मैं यहां लिखता हूं परपेंडिकुलर टू सन एंड पैरेलल टू एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के पैरेलल होगा, सनलाइट के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अगर सनलाइट लो है तो आपके क्लोरोप्लास्ट ऐसे होंगे, जितना हो सके उतना ज्यादा सनलाइट अब्सॉर्ब करेंगे। वहीं ऑपोजिट केस क्या होगा? अगर सनलाइट इज हाई, इफ सन इज वेरी हाई, तो मुझे उतना ज्यादा सनलाइट नहीं चाहिए। तो अब मेरे क्लोरोप्लास्ट, हाउ वुड द क्लोरोप्लास्ट बी ओरिएंटेड? द क्लोरोप्लास्ट वुड बी पैरेलल टू सन and perpendicular to this the chloroplast would be parallel to the sun rays and perpendicular to the surface of leaf. लीफ के सरफेस से, अगर ये लीफ का सरफेस है तो क्लोरोप्लास्ट परपेंडिकुलर हो जाएगा, बट सन के पैरेलल में होना चाहिए, क्योंकि उसे ज्यादा सन अब कैप्चर ही नहीं करना है। ठीक है, आपको कम से कम इतना समझ में आ जाना चाहिए। अगर मेरे पास सनलाइट लेस है तो मुझे ज़्यादा कैप्चर करना है, अगर मेरे पास सनलाइट हाई है तो मुझे कम कैप्चर करना है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द ओरिएंटेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कैन बी डिसाइडेड। एज ऑफ लीव्स। अब लीव जब एज होते हैं तो धीरे धीरे मैं अपने पिगमेंट्स को बचाने लगता हूँ, क्योंकि लीफ में डैमेज बहुत हो रहा होता है, तो क्लोरोफिल का अमाउंट घटने लगता है। तो इसलिए एज ऑफ लीव्स के साथ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। सो एज ऑफ लीव्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोटोसिंथेसिस। ठीक है,
सो ये सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं जो प्लांट के फोटोसिंथेसिस को डिसाइड करते हैं। अब आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स में कौन फैक्टर सबसे ज़्यादा होगा, तो इसको पढ़ा था ब्लैकमैन्स ने। सो ब्लैकमैन एक साइंटिस्ट थे एंड ही वाज द वन हु टॉक्ड अबाउट, एक सेकेंड, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। हाँ, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या कहता है? ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहता है कि इफ बहुत सारे फैक्टर्स अगर किसी चीज़ को डिसाइड कर रहे हैं तो वो फैक्टर सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालेगा जो अपने ऑप्टिमम वैल्यू के सबसे नियरेस्ट होगा, या बेसिकली जो भी फैक्टर सबसे लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होगा अपने ऑप्टिमम वैल्यू के, उस फैक्टर का सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा। अब सोचो ये बात, पानी की कमी है? ऑलमोस्ट नहीं ना, सॉइल में बहुत सारा पानी होता है। टेम्परेचर की कमी है, धूप इतनी आ रही कि भाई बहुत सारा टेम्परेचर है। लाइट की कमी है? बिल्कुल नहीं, इतना ज़्यादा लाइट आ रहा है कि 10% ऑफ लाइट पे ही काम खत्म हो जाता है, प्लांट सैचुरेट हो जाते हैं, उससे ज़्यादा प्लांट लाइट का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। अब आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज जो प्लांट्स ऑप्टिमम वैल्यू से एकदम पास में है। हमें जो ऑप्टिमम वैल्यू चाहिए वो चाहिए अराउंड 300 ऑलमोस्ट, और हमारे इन्वायरमेंट में कितना है? 3 to 400 ppm पार्ट्स पर मिलियन। तो इसीलिए CO2 बिकम्स अ लिमिटिंग फैक्टर। इफ एवरीथिंग एल्स इज कांस्टेंट, अगर लीफ ग्रीन है, लाइट सही है, सब कुछ सही है, तो CO2 लेवल्स इज द मेजर थिंग। बट देखो, लेकिन ये बात आप समझ लेना, सब कुछ हो जाए लेकिन अल्ट्रा लो टेम्परेचर आ जाएगा तो भाई सब कुछ फेल हो जाएगा। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि डार्क रिएक्शन इंजाइम करा रहा था और इंजाइम्स का अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है। बट अगर सब कुछ चंगा सी, और मोस्ट ऑफ द टाइम सब कुछ चंगा सी होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मेजर फैक्टर बन जाते हैं। इसी को कहते हैं ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। अब देखते हैं कि एक एक करके ये चीज़ें कैसे डिसाइड करती है फोटोसिंथेसिस को। तो पहले बोलते हैं लाइट। देखो, सनलाइट का सैचुरेशन कितना हो जाएगा? 10%। 10% पे फोटोसिंथेसिस जितना हो सकता था उतना हो जाएगा, ठीक है। सो आप देख रहे हो जैसे जैसे मैं सनलाइट को इंक्रीज कर रहा हूँ वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस बढ़ने लगा। क्यों? ज़्यादा से ज़्यादा फोटो सिस्टम यूज हो रहे होंगे। बट एक समय आएगा, ऑल दी फोटो सिस्टम्स आर वर्किंग। ई बार मतलब आर, ऑल दी फोटो सिस्टम्स आर वर्किंग, सारे फोटो सिस्टम्स काम कर रहे हैं। तो अब आप कुछ नहीं कर सकते। बट बियॉन्ड अ पॉइंट, इस पॉइंट के बियॉन्ड आपका फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाएगा। आपकी एनसीईआरटी सिर्फ यहां तक बनाती है ग्राफ को, आपकी एनसीईआरटी इसके बियॉन्ड नहीं बनाती है। बट इसके आगे क्या होगा? आपका फोटोसिंथेसिस रेट रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बियॉन्ड होने लगेगा फोटो ऑक्सीडेशन, यानी PS2 इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करने लगेगा कि वाटर का ब्रेकडाउन, फोटोलाइसिस, उसको कंपेंसेट नहीं कर पाएगा। ऐसा हो, मान लो कि आपके खर्चे बहुत कम, बहुत ज़्यादा हैं और आमदनी नहीं है। अगर आमदनी नहीं है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या होगा? एक समय के बाद ब्रेकडाउन, है ना। वही काम हो रहा है यहाँ पे। लाइट के वजह से इलेक्ट्रॉन को क्लोरोफिल से बाहर निकाल रहे हैं, और इसी इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कौन करता है? वाटर। अगर बहुत ज़्यादा सनलाइट आई तो बहुत हाई रेट में इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकालोगे, बट वाटर विल नॉट कंपेंसेट फॉर इट एट द सेम रेट। तो फोटोसिंथेसिस का जो पिगमेंट है क्लोरोफिल, वो हाईली चार्ज्ड हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्यों? आप इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक रहे हो, एंड हेंस ऑक्सीडाइज होके डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए इसके आगे का ग्राफ नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड, हमें पता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर का कॉन्सेंट्रेशन इज 0.03 to 0.04, दिस इज अ परसेंटेज। और इसी को अगर ppm में कन्वर्ट करो, दैट इज 300 ppm to 400 ppm पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। मिलियन इज 10 to the power 6, इसीलिए पार्ट्स पर मिलियन में उतना आ जाएगा। अब इफ लेवल्स इंक्रीज अप टू 0.05, फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। ऐसा एनसीईआरटी कहती है कि 500 ppm तक फोटोसिंथेसिस बढ़ते रहेगा। बट उससे ज़्यादा बढ़ा तो भाई लॉन्ग टर्म डैमेज होगा, ठीक है। बट लॉन्ग टर्म डैमेज क्यों होगा? आप कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा के टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाओगे।
आप कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, सनलाइट को ट्रैप करता है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्टोमाटा धीरे धीरे बंद होने लगेंगे। इसीलिए बोला है कि 500 ppm या 0.05% तक अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाया तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, बट लॉन्ग टर्म डैमेज होगा। एक्चुअल वैल्यू इज 600 to 700 ppm, बट एनसीईआरटी 500 ppm कहती है तो हम भी 500 ही मानेंगे। ठीक है, अब एक चीज खास करके एनसीईआरटी सेक्शन में आपको बताती है जो हमने पहले डिस्कस कर लिया था। लो लाइट अगर हुआ, इन लो लाइट कंडीशन CO2 बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। क्यों? लाइट केमिकल एनर्जी बनाता है NADPH एंड ATP। CO2 केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके आपका कार्बोहाइड्रेट बनाता है। अगर लाइट लो है तो कुछ भी कर लो, CO2 एक्स्ट्रा देके कुछ नहीं होगा। बट अगर लाइट सफिशिएंट है, इफ लाइट इज सफिशिएंट, तब फोटोसिंथेसिस कितना बढ़ेगा वो डिपेंड करता है। C3 प्लांट 450 पे जाके सैचुरेट होंगे, ये हमने कर लिया। क्यों? क्योंकि C3 प्लांट में अगर आप CO2 बढ़ाओगे तो रूबिस को CO2 के साथ कंबाइन करके आपको 3 PGA देगा और फिर उससे आपको ग्लूकोज मिलेगा। सो C3 प्लांट विल सैचुरेट एट 450। क्यों? 450 तक इंक्रीज इन CO2 विल इंक्रीज रूबिस्को का एफिशिएंसी। CO2 इंक्रीज करने से रूबिस्को की एफिशिएंसी इंक्रीज हो। C4 प्लांट पे ऐसा नहीं होने वाला, 360 पे ही वो सैचुरेट हो चुका है। तो 360 के बियॉन्ड अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब इसीलिए देखो C4 प्लांट्स आपके ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में ज़्यादा पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में C4 प्लांट को एडवांटेज होता है। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल प्लांट में टेम्परेचर ज़्यादा है, स्टोमाटा बंद है, तो वो 360 पे भी जब स्टोमाटा बंद करोगे कार्बन डाइऑक्साइड लेवल डिक्रीज हो जाएगा अंदर। बट C4 प्लांट का काम चल रहा है। बट C3 प्लांट ये टेम्परेट रीजन्स में ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, जहाँ टेम्परेचर थोड़ा कम हो, 30 डिग्रीज पे हो, तो वहाँ ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। ठीक है, अब इसी ट्रिक का हम इस्तेमाल करते हैं। हमें अगर पता है कि भाई C4 प्लांट्स हमें फ़ायदा दे सकता है तो वी यूज़ दिस ट्रिक। और इस ट्रिक को हम कैसे यूज़ करते हैं? जो ग्रीन हाउस क्रॉप्स हैं उसमें हम टोमेटो और बेल पेपर को अगर ज़्यादा ग्रो करना पड़ा तो हम यही काम करते हैं, हम उन्हें ज़्यादा CO2 एक ग्रीन हाउस के अंदर प्रोड्यूस करके देते हैं सो दैट उनकी ग्रोथ बढ़ जाए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है इसी ग्राफ, मान लो हम C3 प्लांट, ये जूम क्यों नहीं होता कभी कभी, मान लेते हैं कि ये ग्राफ आपका 300 ppm पे ड्रॉन था। अगर हमने कार्बन को बढ़ा दिया तो ये ग्राफ क्या होगा? इस ग्राफ का शेप ऐसे ही रहेगा, बट इस ग्राफ की सीलिंग बढ़ जाएगी। सीलिंग क्यों बढ़ी? CO2 बढ़ाओगे तो रूबिस्को ज़्यादा काम करेगा, रूबिस्को ज़्यादा काम करेगा तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये एक तरह का क्वेश्चन है बेटा जो हम आपको पूछ सकते हैं। कूल। अब आते हैं टेम्परेचर पे। देखो हमें पता है डार्क रिएक्शन एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे सब अच्छा। टेम्परेचर घटाया तो सीधा सा बात है रूबिस्को बिगड़ जाएगा। लाइट रिएक्शन बिगड़ेंगे बट उतना नहीं, लाइट रिएक्शंस आर लेस अफेक्टेड। डार्क रिएक्शंस जो कि एंजाइमेटिक होते हैं वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। ठीक, अब वाटर की बात करना है। देखो आप सोच सकते हो कि भाई जो हमारा ग्रैंड इक्वेशन है उसमें CO2 प्लस H2O लिखा होता है, तो ये जो वाटर है ये कम होगा तो आपका प्लांट्स कम करेंगे फोटोसिंथेसिस। नहीं, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो पानी चाहिए, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए जो पानी चाहिए, वो पानी बेटा आपको स्ट्रोमा में, थाइलाकॉइड के लूमेन में बहुत मिलेगा। इन्वायरमेंट में जब पानी कम है, सेल फिर भी अपने अंदर एक फेयर अमाउंट ऑफ वाटर जमा करके रखता है, तो पानी घटाने से वहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत कुछ होगा। क्या होगा? स्टोमाटा बंद हो जाएगा, स्टोमाटा बंद होगा, कार्बन डाइऑक्साइड घट जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड घटेगी तो सीधा सा बात फोटोसिंथेसिस खत्म। अगर प्लांट ने डिटेक्ट कर लिया कि इन्वायरमेंट में पानी कम है तो विल्टिंग हो जाएगा, प्लांट अपने आप को क्लोज कर लेंगे, और जब लीव्स क्लोज होंगे
सरफेस एरिया घट जाएगा, सरफेस एरिया घटेगा, फोटोसिंथेसिस घट जाएगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी वाटर के स्ट्रेस के कारण घट सकती है। कुछ सारे हॉर्मोन्स हैं जो मेटाबॉलिज्म को भी स्लो डाउन कर देते हैं अगर वाटर स्ट्रेस डिटेक्ट हुआ है। ठीक है, सो दैट इज वाई वाटर इज नॉट अ डायरेक्ट फैक्टर बट इज इनडायरेक्टली इट इज अ बिग फैक्टर। ठीक है, तो ये सारे वो फैक्टर्स थे जो आपके प्लांट के ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। ठीक है, अब एक बस छोटा सा पॉइंट है जो मुझे बताना है। देखो, फोटोसिंथेसिस को जब भी हम फोटोसिंथेसिस के बारे में हम जब भी सोचते हैं तो हमें लगता है कि भाई फोटोसिंथेसिस का मतलब बस कार्बन बनाना, बस कार्बोहाइड्रेट बनाना, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचते। बट ज़रूरी नहीं है। फोटोसिंथेसिस से आप बेसिकली एटीपी और एनएडीपीएच बना रहे हो। इलेक्ट्रॉन्स आप किसी ना किसी को दे रहे हो, आपने एनएडीपी को दिया तो एनएडीपीएच बन गया। सो फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल अमोनिया बनाने के लिए भी हो सकता है। अमोनिया बनाया तो अमोनिया से न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बन जाएगा। सल्फर बना सकते हैं, सल्फर बनाया तो सल्फर से फिर अमीनो एसिड बना सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है दैट आपका सिर्फ कार्बन मेटाबॉलिज्म इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म और सल्फर मेटाबॉलिज्म एंड नाइट्रोजन से अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड, सल्फर से अमीनो एसिड, ये भी आप बना सकते हो यूजिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना, साइनोबैक्टीरिया, इसमें क्लोरोफिल बी नहीं होता बट क्लोरोफिल ए होता है। तो क्लोरोफिल ए स्टिल द पिगमेंट है। एक और छोटी सी चीज़, फेट ऑफ दिस G3P, आपने बचपन से पढ़ते आए हो कि फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज एंड स्टार्च बनाता है। बट अब आपको पता है कि भाई ग्लूकोज और स्टार्च नहीं बनता, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनता है। अब अगर मेरे पास बहुत सारा फूड है तो ग्लिसरल्डिहाइड क्लोरोप्लास्ट में ही, इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, विल बी कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। अगर प्लांट के पास बहुत सारा फूड है तो स्टार्च बना के क्लोरोप्लास्ट में स्टोर कर लेगा। अगर नहीं है तो ये G3P जाएगा साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट हो जाएगा सुक्रोज में, और सुक्रोज से ट्रांसपोर्ट होके जिस पार्ट ऑफ प्लांट को चाहिए उस पार्ट ऑफ प्लांट में फ्लोएम के थ्रू फ्लो होकर चला जाएगा। ठीक है, सो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो बना रहे हैं हम, वो या तो स्टार्च बना सकता है या तो सुक्रोज बना सकता है। डिपेंड करेगा कि प्लांट को क्या चाहिए। प्लांट को जो चाहिए उस हिसाब से वो चीज़ें बनाएंगे हम। ठीक है, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द चैप्टर। अब फोटोसिंथेसिस हो गया है, नेक्स्ट चैप्टर इज रेस्पिरेशन। वंस अगेन, अगर आपको फोटोसिंथेसिस समझ में आ गया तो रेस्पिरेशन वुड बी इजी। ठीक है, बट प्लीज रिवाइज, प्लीज अटेम्प्ट क्वेश्चंस एंड सॉल्व देम, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, बाय बाय।